AWT में ना इस तरह की एक आपको इंटरफेस दिया जाएगा। सही, AWT के अंदर आपका GUI आ जाता है। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ जाता है। उस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को आप, यानी जावा के अंदर जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है ना, आप जो कोडिंग बनाते हो उसका जो भी कोई ग्राफिक्स होती हैं वो AWT के थ्रू होती है हमारी। कि जैसे कि ये एक बॉडी है, सही है, ये तो पूरा इसका वो है ना बॉडी, इसको ये कहलाएगी फ्रेम। ये वाली चीज़ कहलाएगी इसके लेबल्स। यानी आप कोई जैसे किसी का, जैसे यही एग्जांपल ले लो कि कैलकुलेटर ले रहे हैं, तो कैलकुलेटर में जो ये चीज़ है फर्स्ट नंबर हमारे पास लेबल होगा, और जो इंटर करेंगे जिस जगह पे वो हमारे पास कहलाएगी टेक्स्ट फील्ड। इसके नाम याद रखना क्योंकि इस नाम से ही हम लोग कोडिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये फ्रेम हो गया, हाँ ये टेक्स्ट फील्ड हो गया, ये फ्रेम हो गया, पूरी बॉडी फ्रेम हो गई, ये टेक्स्ट फील्ड हो गया, ये लेबल हो गया। अब जो सारे नीचे ऑप्शंस होंगे ना, इन सारे को कहेंगे हम बटन्स। और जो एंड में हमारे पास आएंगे ना, यानी जिससे हम वो करेंगे, क्लिक करवाने के बाद हमारा जो आंसर आएगा उसको हम कहते हैं एक्शन इवेंट। अब ये हमारे पास सर ने दे दिया कि इसको बनाना है आपने। और शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तुम्हें इंपोर्ट करानी पड़ेगी लाइब्रेरीज़। कुछ लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करानी पड़ती हैं जो जावा के अंदर पहले से ही होती है बिल्ट इन। इंपोर्ट जावा AWT GUI यूज़ कर रहे हैं हम, तो लाजमी AWT की डालेंगे। ये हम कॉल करा रहे हैं ताकि हमारे पास डिस्प्ले आए। हम ये कॉल नहीं कराएंगे तो हमारी कोडिंग बेकार है सारी। हमने java.awt. और ये स्टैरिक डाल दिया। इस स्टैरिक का मतलब ये है कि लाइब्रेरी के अंदर जितने भी सारी चीज़ें ना AWT की पूरी लाइब्रेरी उठ के आ जाएगी। ठीक है। इस स्टार का मतलब ये होता है स्टैरिक का। यहाँ पर फिर मैंने AWT.event डाला। इवेंट का मतलब ये होता है कि AWT के अंदर ये जो इवेंट है ना, एक्शन इवेंट, ये जो हमारा कैलकुलेट करेगा सारी चीज़ों को, इसकी लाइब्रेरी को उठाया मैंने। इसकी लाइब्रेरी, ये जो हमारा एक्शन इवेंट मैंने अभी बताया था ना, एक्शन इवेंट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे कैलकुलेट का ऑप्शन। कैलकुलेट का ऑप्शन मेरे पास एक्शन इवेंट है, जिसमें मैं क्लिक करूँगा तो वो सारा रिजल्ट दे देगा मुझे। सही है। तो ये हमारे पास आएगा AWT इवेंट से, इवेंट की लाइब्रेरी से आएगा। इवेंट में मैथमेटिकल जितनी भी चीज़ें वो है कैलकुलेशन। हाँ, ये मुझे नहीं पता मैथमेटिकल हैं या उसके अलावा भी हैं। वो तो है ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी हैं। वो तो है ही है। अब इंपोर्ट करा रही लाइब्रेरीज। उसके बाद हमारा पहला काम होता है क्लास बनाना। क्लास बनाएंगे कैलकुलेटर के नाम से, क्योंकि हम कैलकुलेटर ही बना रहे हैं। कैलकुलेटर इम्प्लीमेंट्स एक्शन क्या है, एक्शन लिसनर। अब ये क्या चीज़ होती है? इम्प्लीमेंट लिसनर है भाई, एक्शन लिसनर लिसनर है। हाँ ये लिसनर लिखा हुआ है यहाँ पे। है स्ट्रेटनर, सॉरी। अबे भाई एक्शन LIST ओ अच्छा लिखा उसने भाई। क्लास कैलकुलेटर बना रहा हूँ मैं, ठीक है, इसी बड़ा होगा। इम्प्लीमेंट ना बड़ा, छोटी याद हो गई इसको, छोटा है फैमिली शेयर यूट्यूब पे। क्लास कैलकुलेटर इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। इम्प्लीमेंट्स का मतलब है कि इंटरफेस है। अब इंटरफेस क्या होता है, क्या कह रहे थे आप? इंटरफेस किसको कहते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब ये जो बॉडी दिखा रहा है, ये जो ये डब्बा बना हुआ है ना, इसको इंटरफेस कहते हैं ना, ये इंटरफेस ही। चलो मान लिया नहीं ये एक्शन लिसनर। अब एक्शन लिसनर क्या है? क्लिक होने के बाद वर्क करे। समझ गया। इसका मतलब ये है कि इस क्लास के अंदर ये जो बटन्स भी डालूंगा मैं, अब ये जब मैं एक्शन लिसनर नहीं डालूंगा ना तो ये बटन काम नहीं करेंगे, बस ये एक बॉक्स के अंदर ऐसे ही आ जाएंगे। जब मैं क्लिक करूंगा ना इन पे, तभी एक्शन लिसनर मैंने लिखा है ताकि इन पे क्लिक करने पे ये वर्क करे, जब भी कंट्रोल से काम करे। इम्प्लीमेंटेबल हो। ठंडी थी। चल उसके बाद सबसे पहले हमें बनाना है फ्रेम बनेगा। फ्रेम के बाद हम लोग लेबल्स बनाएंगे। लेबल्स के बाद टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे। टेक्स्ट फील्ड के बाद बॉटम बटन्स बनाएंगे। फिर हमारा पूरा जितने लेबल्स बनेंगे उतनी टेक्स्ट फील्ड बनेंगी, ऐसा ही है ना? वो हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, अब फर्ज करो इसके अंदर फ्रेम हमें दिया हुआ है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया फ्रेम के नाम से, फ्रेम F = न्यू फ्रेम। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका पता है? नहीं पता। फ्रेम लिखा, ऑब्जेक्ट का नाम नहीं, ये अभी यहाँ पे कोई क्लास का नाम नहीं है तो हमने खुद ही दे दिया इसका नाम। फ्रेम एज इट इज रहेगा। फ्रेम F ये चेंज कर सकते हो तुम। ये क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम है, क्योंकि जो तुम यहाँ यूज़ करो फिर वो तुम्हें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा बाद में आगे। फ्रेम F = न्यू फ्रेम। ये वाला फ्रेम और ये वाले फ्रेम का F बड़ा है दोनों का, सही है। ब्रैकेट खोल के बंद कर दिए, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनाया, अभी मैंने ऑब्जेक्ट सिर्फ डिक्लेयर कराया। इसमें कुछ क्यों नहीं लिखा?
क्योंकि इसमें कुछ लिखना ही नहीं है, नहीं आता इसमें, कुछ भी नहीं आता। क्यों लिखे? अच्छा अच्छा फिर ठीक है। लेबल बना रहे, फ्रेम बन गया, अब बना रहे हैं मुझे लेबल। लेबल कितने लेबल है? 1 2 3 लेबल है। 3 लेबल L1 न्यू लेबल। अब उस लेबल के अंदर मुझे लिखना क्या है? वो तो इन्वर्टेड कॉमास में जो भी मुझे लेबल के अंदर लिखना है, कुछ भी As it is लिखा print हो होगा वो वो। मुझे एज इट इज प्रिंट कर रहा है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, क्योंकि ये क्या चीज़ होगी? ये ये कहलाएंगे स्ट्रिंग। ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं मेरे ख्याल से ना। ये कंस्ट्रक्टर मेथड है, क्योंकि हम इसको कॉल नहीं करा रहे हैं। अच्छा, तो मैं कंस्ट्रक्टर अभी बताऊंगा बाद में। तभी बोल रहा था पीछे से पढ़ा दूँ। सही बता रहा हूँ मैं। कंस्ट्रक्टर में ये मेथड और कंस्ट्रक्टर में ये फ़र्क होता है कि मेथड को आपको कॉल कराना पड़ता है ऑब्जेक्ट बनाने के बाद। कंस्ट्रक्टर पहले से होता है। कंस्ट्रक्टर को कॉल कराना नहीं पड़ता, मेथड के अंदर ही आप कंस्ट्रक्टर की मतलब आप वैल्यूज दे देते हो और वो डायरेक्ट कॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से कंस्ट्रक्टर ही हो गया आपका, क्योंकि आप उसको डायरेक्ट ही कॉल करा रहे हो वैल्यूज। लेबल L1 इज इक्वल्स टू न्यू लेबल। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया और लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट बनाया लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट बनाया लिख दिया। क्या लिख रहे हैं, क्या बना रहे हैं? लेबल बना रहे हैं। लेबल फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और रिजल्ट। अब हमारे पास फ्रेम बन गया, ये 3 चीज़ें बन गई। अब इन 3 चीज़ों के आगे मुझे क्या लिखना है? टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड। अभी तक मेरा ये डिसाइड नहीं हुआ मुझे कितना फासला रखना है, कितना वो रखना है, बस मैं चीज़ें देख रहा हूँ क्या क्या है। अब मेरे पास टेक्स्ट फील्ड आ रही है। टेक्स्ट फील्ड का बनाया T1 खाली छोड़ दी, T2 खाली छोड़ दी, T3 खाली छोड़ दी। डब्बा खाली छोड़ दिया। हाँ, समझ में आई बात? ये नहीं दिखाऊंगा तो चलेगा। अब जो है हमने टेक्स्ट फील्ड बना ली थी, अब हम बना रहे हैं बटन्स। जो बटन्स नीचे थे हमारे टेक्स्ट, यहाँ पे हमारे लेबल्स थे, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड थी और नीचे बटन थे ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और कैलकुलेट के। बटन कितने थे? 5 थे। 4 हमारे पास हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक कैलकुलेट का जो रिजल्ट दिखाएगा। तो 5 बटन बनाए, 5 के मैंने नाम दे दिए। एक का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कैंसिल। कैंसिल हाँ, कैंसिल, सॉरी कैंसिल। कैलकुलेटर नहीं है, वो कैंसिल है। तो कैलकुलेट का वो तो अच्छा था automatic ही हो नहीं। जाएगा। था ही नहीं था असल में। जो हमारे पास इस पे क्लिक करने पे रिजल्ट खुद ही आ जाएगा। एक्शन लिसनर कर ही यही रहा है कि इनको जो है ना डायरेक्ट ऐसा तुम समझो कि जो वर्क करे क्लिक करने पे वो बना रहा है। उसके बाद अभी तक जो है ना मैंने क्लास कैलकुलेटर बनाई थी, इम्प्लीमेंट्स करा था मैंने एक्शन लिसनर को। मैंने वो सारी चीज़ें ऐड करी थी जिन पे क्लिक करने पे वर्क हो, वो सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। अब मैं बना रहा हूँ मेथड। कि कितने गैप से आएंगी। अब मैं बना रहा हूँ मेथड बना रहा हूँ कैलकुलेटर के नाम से। मेथड से पहले क्या बनाया पूरे वक्त? मेथड से पहले क्लास बनाई थी हमने। ठीक है। अभी सबकी क्लास बनी, अब तू सबके मेथड बना रहा है। सबकी क्लास नहीं बनी। क्लास के अंदर मैंने फ्रेम, लेबल, बटन। टेक्स्ट फील्ड और बटन को ऐड कर दिया। अब मैं मेथड बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सबकी वैल्यूज़ दूंगा। वैल्यूज़ से मुराद है कि मैं इनको सेट करूंगा, ये की बाउंड्रीज बनाऊंगा कि मैंने किसको किस जगह पे रखना है, किसको किस जगह पे फिट करना है, क्योंकि GUI है ना, किस साइज का रखना है, किस साइज़ का रखना है, किस जगह पे रखना है, कौन से कोऑर्डिनेट्स पे रखना है, उसको ये बताऊंगा। और एडिशन में फ्रेम के अंदर पहले क्या आना चाहिए, क्या क्या किस चीज़ पे क्या आना चाहिए, वो सारी चीज़ मेथड के अंदर ही होगी। फिर मेथड को हम बाद में कॉल करा लेंगे डायरेक्ट, तो वो सारा काम फिर एक ही साथ हो जाएगा। कॉल कराने पे सारा काम एक ही साथ हो जाएगा, वो सारा काम मैं मेथड के अंदर बता दूँ। अब मैं बना रहा हूँ लेबल 1। लेबल और अभी लेबल, टेक्स्ट फील्ड और बटन याद रखना। लेबल कितने थे? 3। लेबल डॉट, अब ये सेट बाउंड्स क्या है? सेट बाउंड्स वो कमांड है AWT के अंदर जो तुम्हें ये सेट करने पे बताएगी, मतलब कि तुम्हें किस जगह पे अपना टेक्स्ट रखना है। बाउंड्री किस जगह पे? हाँ, ये तुम्हारे पास टेक्स्ट फील्ड थी ना, समझिए तुम्हारे पास टेक्स्ट फील्ड है, सॉरी लेबल है, ये लेबल है, ये टेक्स्ट फील्ड थी। मतलब यहाँ पे टेक्स्ट था और ये लेबल था, यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ था, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है। अब ये फ्रेम है। अब मुझे किस जगह पे इसको रखना है, नीचे रखना है, साइड में रखना है, ऊपर रखना, पोजीशन। तो ये सेट बाउंड्स जो है ना, बाउंड्री सेट करेगा आपकी इन सारे एलिमेंट्स की। अगर हम लेबल 1 क्या था? फर्स्ट नंबर। सेट बाउंड्रीज, पहला जो नंबर होता है वो x होता है, x एक्सिस पे होता है। x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस रखना है? 50। दूसरा नंबर y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस रखना है? ये सेंटीमीटर में? ये नहीं पता, ये संडे नहीं बताया यार तुमने इसको x बोला, उसको y। हाँ, ये x ही है और ये y है। अच्छा। और ये जो है ये आपकी विथ डिसाइड करेगा कि चौड़ाई। कितनी चौड़ाई होगी उसकी, और हाइट जो है वो डिसाइड करेगा। अब ये मुझे नहीं पता, सर ने जो है एक अंदाजन सर ने बोला था कि आप यही लिख लें, वो बाकी चेक करते हुए पता चलता है जब आप प्रोग्राम बना रहे थे। हाँ, 50, 100
सेट करा तो हमारे पास उस दिन तो इसमें छेड़खानी कर रहा था ना, 50 एक्सिस। अब ये कैसे पता चलेगा कि 50 रखना है कितना रखना है? सर ने बोला ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, मैं ये चीज़ देखूंगा पेपर के अंदर। अच्छा ये चीज़ सर हमें इस तरह पता चलेगी कि सर हमें ना फ्रेम की वैल्यू दे देंगे कि हमारा फ्रेम कितना चौड़ा है और कितना हाइट पे है। Assume ये करना है। कितनी एज्यूम नहीं करना सर, हमें फ्रेम की वैल्यूज देंगे। अच्छा ये जो फ्रेम है ना हमारा कितना चौड़ाई पे और कितना लंबाई पे। ये अब वैल्यूज किस में होंगी? ये नहीं पता सर देंगे ना, छोड़ मुझे, जो फ्रेम की वैल्यू होगी ना वो भी आप कोड के अंदर यूज करोगे, यही यूज होगी। मुझे नहीं जैसे पता। अब मेरी dimensions बात calculate सुन की लो। थी ना, क्या है? नहीं यानी स्टैंड। हाँ तो मैं कह रहा था कि ये एक्स एक्सिस है, वाई विड्थ और हाइट है। अब आपको इस तरीके से लिखना है कि फर्ज करो तुम्हें सर ने फ्रेम दिया, सर ने बोला इसकी की चौड़ाई जो है ना इसकी समझो 250 की है। टोटल फ्रेम की हाँ टोटल फ्रेम की चौड़ाई 250 है और हाइट भी 250 है। हाइट भी 250 हाइट 250 चौड़ाई 250। अब आप एक्स एक्सिस जो है वो फर्ज करो 300 ले लो, तो बाहर चले जाएगा। तो वो तो फ्रेम से बाहर ही चले गए ना। तो आपको इस तरह करना है कि एक्स एक्सिस according को लिखना है। वाई एक्सिस को इन सबको इस तरीके से लिखना है कि ये मेजरमेंट होने के बाद पूरी जो है सेट पूरे तरीके से आए। बाउंड्रीज का फायदा यही होता है। अगर 3 लेवल ले रहे हो तो तीनों सेट हो जाए। हाँ अब जैसे पहले हमने लिखा था लेबल, फिर आ रही थी टेक्स्ट फील्ड, तो लेबल जो है वो थोड़े से गैप के बाद आ रही थी। ये फ्रेम है ना, तो तूने 50 ले लिया। ये फ्रेम है ना, थोड़े से गैप के बाद आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे 50 ले लिया। अब मुझे पता नहीं है इस टाइम पे कि फ्रेम की वैल्यू क्या है, ये भी संडे नहीं बताई। Assume कर संडे लेते हैं, एज्यूम कर लो कुछ हम भी, लोग 200 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। 200 है, यहाँ 50 ली, 50 लेने के बाद मैंने टेक्स्ट फील्ड रख दी, वो सॉरी लेबल रख दिया। अब लेबल मैंने कितने का लिया है? 100 का लिया है। 50 चौड़ाई है। और 100 कितने हो गए? 150। 150 यानी कि 150 अभी कवर हो चुके हैं। आपने कितने बोले थे? 200 बोले थे। अब 150 मेरे पास कितने बचे? 50 बचे। 50 बचे। गलत है, गलत मेजरमेंट कर रहा तो हूँ मैं। हमें हाँ। रखना पड़ेगा फर्ज करो 300 300 हो गई, 300 300 हो गई, तो मैंने 50 इधर से छोड़े, 50 इधर से छोड़े और 100 क्या नाम है इसका, 100 का ये बना दिया, 100 का लेबल 50 कर का असल में इधर से नहीं छोड़ सकते हम, इधर से देखते हैं। एक्स एक्सिस हमारा यूँ चलता है। दिया। तो 50 छोड़ा, 50 छोड़ने के बाद यहाँ पर हमारा लेबल आया। लेबल कितने का हो गया? 50 का। 50 के बाद हमने थोड़ा सा गैप दिया, उसके लिए हम अपना किसके लाएंगे? टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट फील्ड पे हमने एक्स एक्सिस पे 200 का गैप दिया, यानी कि ये 150 था ना, 150 के बाद मैंने 50 का और गैप दिया तो 200 का गैप आ गया। अंदाजन सारी चीज़ें काम चल रही हैं। इन चीज़ों को कैलकुलेट करके मैंने टेक्स्ट फील्ड रखी है। मेजर करने के बाद यहाँ पर कितने का? 200 का गैप दिया। 200 के बाद मैंने टेक्स्ट फील्ड रख दी और हाइट मैंने उतनी रखी क्योंकि मुझे इसके सामने रखना था। सही है। समझ आई बात? और इसकी हाइट मैं सेम रख रहा हूँ क्यों? ताकि ये बड़ा और ये छोटा ना लगे। सही है, सही है। ये समझ आ गई सारी ठीक है, बात? हाँ, इसी तरह हमने बाउंड्री सेट करनी है। मैंने लेवल 1 की करी, लेवल 2 की करी। अब लेवल 2 में मैंने एक चीज़ चेंज करी है कि मैंने वाई एक्सिस को 140 कर ताकि दिया, नीचे आ जाए, ताकि या थोड़ा ऊपर चले थोड़ा सा नीचे आ जाए। सही। क्योंकि अब मैं डायरेक्ट 100 रखूँगा तो एक के ऊपर एक आ जाएगी। सही है, तो मैं 140 करा, थोड़ा नीचे आ गई। 180 करा, थोड़ा और नीचे आ गई। लेवल सेट हो गए। वाई एक्सिस तो ऊपर की तरफ चलता है। वाई एक्सिस नीचे की तरफ आएगा। आपका प्रोग्राम इस तरह चल रहा है ना। चलो जो भी है, हाँ, सही। एक्सिस में चलेगा भाई। ठीक है, वो तो मसला नहीं है इतना, समझ तो आ गई। समझ आ गई? जी सर। ये एक दफ़ा बंदा कोई उस पर कर लेना। आप मुझे तो बताओ, उसको अच्छी तरह कोडिंग जो लिखते हो वो यूँ लिखते जाते हो ना? हाँ तो यूँ ऐसे यूँ ही ऐसे चलेगी, यूँ ही चलेगी। ठीक है। टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड भी उसी तरह ही करी जिस तरह मैंने ऊपर समझाया। सही इसी है। तरह मैंने बटन्स भी अच्छा करे। एक बात बताओ, अगर हम लेबल्स को बाद में करते और इसको पहले कर लेते तो सही होता? तुम कर नहीं पाओगे ना, तुम फंस जाओगे। फंस इसलिए जाओगे क्योंकि तुम बता नहीं पाओगे कि टेक्स्ट फील्ड को मुझे कितने डिस्टेंस पे रखना है। सर ने कहा था कि मैं इस चीज़ को देखूंगा सही कि है। तुमने क्या कैलकुलेशन करी है, कि रफली कैलकुलेशन होगी। लेकिन अगर किसी ने बहुत ही आउट ऑफ कर दी ना, बहुत ही लिमिट से ही आउट कर दिया, सर उसके नंबर काटेंगे। ठीक है, समझ गया। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कर सकते हो तो आगे पीछे करके कर हाँ सकते हो। तो ये क्या आ गया? टेक्स्ट फील्ड आ गई, ये बाउंड्रीज आ गई। बाउंड्रीज बोल रहा हूँ, बटन्स आ गए। बटन्स के अंदर अपनी गलती में ऐसे रहे। बटन कहाँ थे? नीचे थे। यहाँ पे आ गई थी, लेबल्स आ गए थे, टेक्स्ट फील्ड आ गई थी। अब यहाँ पे बटन लगे हुए सारे। सही है। अब बटन 5 हैं, 5 है। तो मुझे पांचों को इक्वल गैप से करना है। मैंने लिखा 50 शुरू में। 50 के बाद मैंने हाइट देखी, मैं ऊपर से हाइट चलते हुए कितनी आ रही थी? 180 तक पहुँच गया था, मैक्सिमम 180 तक पहुँचा था। अब मुझे 180 से थोड़ा और गैप देना है नीचे, तो मैंने 250 कर दिया। लेकिन मैंने चेक किया कि मेरा फ्रेम कितना बड़ा है, क्योंकि मैं फ्रेम के 300 बाय 300 फ्रेम के थोड़ा सा ऊपर करूँगा। फर्ज करो फ्रेम 300 का है, 50 छोड़ दिया। फ्रेम की हाइट 300 है फर्ज करो, तो मैंने 250 पे रख दिया, यानी नीचे से 50 छोड़ 50 का दिया। गैप है। हाँ, तो वो मतलब बिल्कुल फ्रेम से थोड़ा सा ऊपर हमारे पास क्या आ गया? बटन आ गया, बटन। जो फिट होना है। कितने गैप से फिट होना है? इस दीवार की गैप से फिट होगा 50 से। हाइट और मैंने इनका जो विड्थ है, हाई विड्थ और हाइट मैंने 50 और 20 रखी। इनकी मैंने हाइट जो वो बड़ी रखी थी, विड्थ बड़ी रखी थी, Width। क्योंकि ये
अल्फ़ाबेट थे, इसमें बड़ी चीज़ आएगी। वगैरह। टेक्स्ट फील्ड बड़ी थी, इसमें हमें लिखना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट्स आएंगे। इसकी छोटी है क्योंकि उसमें मुझे खाली तीन अल्फ़ाबेट लिखने हैं। इसी तरह मैंने इसको सेट किया। 50 के बाद 110, हाँ। 110 के बाद 170, 170, 230 इस तरफ और शिफ्ट 200। होते जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ से एक के बाद एक। हाइट मैंने सेम रखी, वो वाई एक्सिस मैंने सेम रखा, विड्थ सेम रखी, हाइट सेम रखी, क्योंकि सारे बटन एक जैसे ही दिखने चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट चेंज। समझ आ गई बात। अब मैंने सारे बटन्स की बाउंड्री सेट कर दी, किस किस जगह पे प्लेस होने सारे बटन। उसके बाद मुझे क्या करना है, एडिंग द कंपोनेंट्स टू द फ्रेम। फ्रेम के अंदर जो है मैं कंपोनेंट्स ऐड कर रहा हूँ। कौन से कंपोनेंट बता रहा हूँ। ये जो मैंने शुरू में बताया था ना कि फ्रेम कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर फ्रेम कंस्ट्रक्टर नहीं है क्योंकि इसका कोई क्लास का नाम नहीं है, ये हमने ऐसे ही फ्रेम रखा है। ऑब्जेक्ट बनाया एक, इस ऑब्जेक्ट को बना दिया हमने, खाली इसकी वैल्यूज अभी हम इसको कॉल करा रहे हैं। इसके अंदर, इस फ्रेम के अंदर हम इन सारी चीज़ें हमने बना तो दी, बाउंड्रीज भी सेट कर दी, लेकिन इन सबको हमने फ्रेम के अंदर रखना है। तो फ्रेम के अंदर रखने के लिए मैं यहाँ पर एक कमांड डाल रहा हूँ। वो कमांड ये है कि फ्रेम लिखा, फ्रेम को एफ से डोनेट करा था ऑब्जेक्ट का नाम, एफ लिखा। फ्रेम के लिए मैंने एफ सिंबल रखा था ऑब्जेक्ट बनाते हुए, तो मैंने ऑब्जेक्ट को कॉल कराया। पढ़ देख लो यार, स्मॉल है। फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाया था एफ के नाम से, उसके अंदर मैंने ऐड कर रहा हूँ। ऐड की कमांड ये करती है कि आपके जितने भी बटन्स, टेक्स्ट फील्ड और लेबल्स बने ना, उनको मैं फ्रेम के अंदर ऐड कर रहा हूँ। मैंने ऐड करा लेबल 1 को फ्रेम के अंदर, पूरा फ्रेम के अंदर लेबल 1 को ऐड करा। भी चीज बनाई है वो एक भी फ्रेम के अंदर नहीं अभी नहीं गई। अब मैं ऐड कर रहा हूँ सारे कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स। लेबल 1 करा, लेबल 2 करा, लेबल 3 करा, उसके बाद लेबल 4, टेक्स्ट फील्ड 1, टेक्स्ट फील्ड 2, टेक्स्ट फील्ड 3 सिर्फ ऐड कर रहा हूँ। मैंने सारी बाउंड्री सेट कर दी हैं। हाँ। इसी तरह बटन 5 ऐड करे। हाँ। उसके बाद अब मुझे किस पे जो है ना एक्शन लिसनर लगाना है। एक्शन लिसनर मैं बता चुका हूँ कि जिस पे क्लिक करने पे वर्क करे। ऐड पे क्लिक करूंगा तो एडिशन हो जाए, सब्ट्रैक्ट पे करूंगा सब्ट्रैक्शन हो जाए। बाकी टेक्स्ट फील्ड फर्स्ट नंबर पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि अब एक्शन लिसनर नहीं है। ठीक है। इसी तरह मैंने बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4, बटन 5 को मैंने एक्शन लिसनर लिखवाया। इसकी कमांड क्या होती है, ऐड करा रहा हूँ एक्शन लिसनर को। शुरू से बता, b1 डॉट ऐड। b1 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट का नाम b1 रखा था। सही है। यहाँ पर मैंने b1 रखा था, b1 के साथ सेट बाउंड्रीज रखी थी। बेसिकली बटन्स की वजह से b1 बटन्स लगा रहे। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का नाम b1 रखा था, तो मैं हर जगह b1 ही लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर भी मैंने b1 के साथ ऐड एक्शन लिसनर करा। सही है, क्योंकि मैं एक्शन लिसनर को ऐड करा रहा हूँ। यहाँ पर खाली मैंने फ्रेम के अंदर ऐड कराया था। दिस लगा रहा हूँ। दिस क्यों यूज़ करते हैं, दिस का मतलब ये होता है कि आप किसी भी समझो तुम्हारे पास, फ़र्ज़ करो तो मैं दिस समझा रहा था। दिस होता है किसी भी दो चीज़ का नाम जो है ना एक जैसे नाम हो ना, तो दिस लगा देते हैं कि पीछे वाली वैल्यू को भूल के वो आगे वाली वैल्यू को कंसीडर करता है। एक तरह से ये काम होता है, मिलता जुलता ही है इस तरह। भूलता नहीं है, मिलता जुलता है। हाँ, तुम्हें समझाने के लिए इस तरह कह रहा हूँ। मैंने एक क्लास बनाई, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, व्हीकल के नाम से क्लास बनाई। सही। क्लास के अंदर मैंने एक जो है ना, पता नहीं इसको क्या कहते थे, मैंने इंटीजर में एक वैल्यू रख दी व्हील के नाम से। इंटीजर में एक व्हील के नाम से वैल्यू रख दी, समझ रहे हो। उसके बाद मैंने एक मेथड बनाया, तो वही व्हीकल के नाम से यानी कंस्ट्रक्टर बना दिया। दो वैल्यूज आ गई। कंस्ट्रक्टर इसी को कहते हैं, व्हीकल के साथ बना दिया, यानी क्लास के नाम के साथ मैंने मेथड का नाम रख दिया, यानी सेम नाम का मैंने बना दिया क्लास और मेथड, तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया। अब व्हील, अब ये तो सेम है, ये तो कंस्ट्रक्टर है, लेकिन अगर मैं इसी का नाम मैं दोबारा रख रहा हूँ नीचे किसी दोबारा वेरिएबल के अंदर रख रहा हूँ, तो सिर्फ इसकी वैल्यू उठाएगा, इसकी नहीं उठाएगा। हाँ, इसकी नहीं उठाएगा। मैं दिस व्हील कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर दोबारा मैं लिख रहा हूँ इंट व्हील, दोबारा लिख रहा हूँ ये वाला व्हील। हाँ, ये अलग लाइन में समझो, ये इससे ऊपर वाली लाइन में, ये वाला ना इससे ऊपर वाली लाइन में। अब इंट व्हील मैंने दोबारा लिखा। अब दो एक जैसे आ गए वेरिएबल, दो एक जैसे वेरिएबल आ गए, तो मैं क्या करता हूँ, दिस व्हील यानी कि ये वाला व्हील बराबर होगा इस वाले व्हील के। ये चीज़ मैंने लिख दी, तो वो फिर नीचे वाला व्हील लेगा, ऊपर वाला व्हील नहीं लेगा। यहाँ पे ये वाला व्हील यहाँ ले रहा है इसकी वजह से, और ये वाला व्हील यहाँ से ले रहा है, ऐसा। हाँ, ऐसा ही कुछ होता है। कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी, लेकिन होता यही है कि दिस का कॉन्सेप्ट समझा रहा था, समझ में आ गया। अगर मैं प्रिंट करा रहा हूँ ना, तो वो इसकी वैल्यू लेगा, यानी इस वाली व्हील के बजाय इस वाली व्हील की वैल्यू लेगा जो हमने अंदर लिखा, यानी कि दिस व्हील इज इक्वल टू दिस व्हील। समझ आ गया। तो हर जगह पे दिस लिखा। दिस लिखने के बाद दोबारा फ्रेम के अंदर हम क्या चीज़ सेट कर रहे हैं। अब सबसे लास्ट में ये होता है, फ्रेम के अंदर हमने सारी चीज़ें सेट कर दी, अब सिर्फ एक चीज़ बची है। वो क्या है, अगर फ्रेम को देखा जाए तो सर ने कहा था कि यहाँ पे कैलकुलेटर की हेडिंग डाल देना, बाकी ये मिनिमाइज ये खुद ही दे देता है, AWT ये खुद ही देता है। यहाँ पर मैंने लिखा फ्रेम
डॉस सेट टाइटल, ये सेट टाइटल को सेट करने की कमांड है जो ऊपर डाली है, उसको सेट टाइटल लिखेंगे और कैलकुलेटर मैंने एग्जैक्ट प्रिंट करा दिया, वो वहीं उस जगह पे आएगा। उसकी मैंने कोई जो है वो बाउंड्री नहीं दी क्योंकि वो फिक्स है, वो उसी जगह पे आएगा, टाइटल के अंदर ही आएगा। सेट टाइटल खुद ही सेट करता है। सेट लेआउट, अब लेआउट को कब यूज़ करते हैं, लेआउट को तब यूज़ करते हैं जब हम उनकी बाउंड्रीज़ को, जब हम बाउंड्रीज़ नहीं रखते, किसी भी चीज़ की बाउंड्रीज़ नहीं रखेंगे ना, तो फिर हम सेट लेआउट यूज़ करेंगे। अभी हमने सारी बाउंड्रीज मतलब किस जगह पे रखना है, कितनी स्पेस देनी है, एक्स वाई वो जो हम हाइट, लोग चीजें रख रहे हैं, हाँ बस ठीक है। वो बाउंड्रीज है। वो नहीं, वो मैंने सारी सेट कर दी ना, हाँ। तो मैं लेआउट को नल कर दूंगा। अगर वो मैं सेट नहीं करता, कुछ भी छोड़ देता वो, तो फिर मुझे लेआउट रखना पड़ता, और वो लेआउट किस तरह रखते हैं वो अभी संडे नहीं पड़ा है। सेट विजिबल, अब विजिबल भी मुझे लिखना ज़रूरी है वरना पूरा प्रोग्राम बन जाएगा और मेरे नज़र कुछ भी नहीं आएगा जब तक मैं इसको ट्रू नहीं करूँगा। ये विल्टन जो है वो फॉल्स हुआ होता है क्योंकि नज़र नहीं आता। विल्टन अगर आप रन कर दो प्रोग्राम नज़र नहीं आएगा, आपको इसको ट्रू करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तुम्हारा आ गया सेट साइज़, फ्रेम का साइज़। फ्रेम का साइज़ कितना करा, 400 by 350। वेट कितनी करी इसने, 400, और हाइट कितनी करी, 350। अब इसको और इसको देख के जो है ना, ये हमें सर पे जो है ना क्वेश्चन में दे देंगे। विथ और हमें कैसे पता है कि पहले वेट आएगी फिर हाइट आएगी, सही। ये इसका मतलब है, इस स्टैंडर्ड। उसके बाद का प्रोग्राम, अच्छा मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, ठीक है। उसके बाद हमारी ब्लिंकिंग मसला मेथड जो है वो बंद क्लोज करेंगे हम। यहाँ पे जो हमने कैलकुलेटर का मेथड बनाया था वो बंद कर दिया। अब मैं एक और मेथड बनाऊंगा जिसमें सारे एक्शन को परफॉर्म कराना है, जिसमें सारे मुझे एक्शन इंटीजर जो इनपुट लेना है यूज़र से वो, और एडिशन कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है, कंडीशन लगानी है उस मेथड में, जिसका नाम मैं दे रहा हूँ एक्शन परफॉर्म, ठीक है। अब पब्लिक वॉइड, ये मैं एक मेथड बनाया एक्शन परफॉर्म के नाम से, ब्रैकेट में मैंने लिखा एक्शन इवेंट और ई। अब एक्शन इवेंट का तो मैं पहले बता चुका हूँ कि क्या होता है। एक्शन इवेंट जो वर्क करे क्लिक करने पे, उसके लिए काम करे। अब ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बन रहा है ई के नाम से, जो सिर्फ इसके अंदर काम करेगा, इस मेथड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा 2 इनपुट लेने थे यूज़र से, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर मैंने लिया इंटीजर से, यूज़र से इंटीजर लिया, इंटीजर और पास एंड, फिर मैंने लिखा T1, टेक्स्ट फील्ड में डालने थे, टेक्स्ट फील्ड में डालने, T1 डॉट गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट कमांड होती है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, गेट टेक्स्ट। अब गेट टेक्स्ट का मतलब ये है कि हम यूज़र से जो इनपुट ले रहे हैं ना वो इंटीजर में आएगा, टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट है। गेट टेक्स्ट यहाँ पर मैंने खाली छोड़ दिया क्योंकि यूज़र देगा, इसी तरह मैंने दूसरे का लिखा। अब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ इफ़ ई ऑब्जेक्ट, ई क्या है, ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पर लिया था, ठीक है, ये लिया था मैंने। ई क्यों लिया था वैसे, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है ना जिसको हम कॉल कराएंगे, तो ई क्यों लिख रहे हैं, तुम जेड ले ई लो, लिख लो, कुछ भी लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। हमने ई लिखा है, नॉर्मली ई लिखते हैं। ई डॉट गेट सोर्स, गेट सोर्स का मतलब क्या होता है, बटन 1, नहीं पता मुझे गेट सोर्स का मतलब। गेट सोर्स समझ जाओ, उस बटन को कॉल किया, बस आगे बढ़ो। हाँ, बटन को कॉल करा है, इज इक्वल्स टू B1, यानी कि अगर वो बटन 1 दबाता है, बटन 1 क्या था हमारे पास, एडिशन था, तो क्या होगा वो बताओ। तो क्या होगा कि T3 जो हमारा रिजल्ट का टेक्स्ट फील्ड थी, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और T3 में रिजल्ट की टेक्स्ट फील्ड थी। टेक्स्ट फील्ड में क्या आ जाए, स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ N1 और N2। अब स्ट्रिंग डॉट वैल्यूज ऑफ इस वजह से लिखा क्योंकि हम जो आउटपुट ले रहे हैं ना वो हमें स्ट्रिंग में ही चाहिए, भले वो नंबर आ रहा है बीच में, लेकिन जो हमारा एक्सेप्ट होगा ना वो स्ट्रिंग की फॉर्म में ही होगा, वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा यार लेकिन हम तो नंबर डालेंगे, नंबर डालने ये इंटीजर में डालेंगे। हाँ, इंटीजर ही है वो, तुम सही कह रहे हो, इंटीजर है। हाँ। लेकिन ये जो है ना AWT उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में ही लेता है, अच्छा, यानी कि लिखेगा नंबर ही, लेकिन उसकी नज़र में स्ट्रिंग ही होगा। जब भी तुम इनपुट को भी जो है इंटीजर में कन्वर्ट करवा रहे इंटीजर में कन्वर्ट करवा रहे हो, इनपुट ले गए, हो, वो स्ट्रिंग ही है। पहले था वो स्ट्रिंग ही, लेकिन तुमने इंटीजर लेके इनपुट करवाया, काम करवाया, काम करवाने के बाद फिर दोबारा तुम आउटपुट उसको स्ट्रिंग में ही दे रहे हो। अच्छा सही है। उसके बाद तुमने इफ बटन 2 के लिए टेक्स्ट फील्ड 3 में तुमने सेट टेक्स्ट रखा, N1 माइनस N2 वो सब्ट्रैक्ट करा माइनस का फंक्शन डाल दिया। दिया। इसी तरह तुमने B3 के अंदर मल्टीप्लाई कराया, B4 के अंदर डिवाइड कराया, और B5 के अंदर तुमने करा दिया सिस्टम डॉट एग्जिट, यानी कि वो तुम्हारा exit वाला जो कैंसिल था, हो जाए, cancel हो और जाए। मैंने अंदर वैल्यू रख दी 0, रिटर्न में 0 करेगा। फॉल्स यानी एक तरह से ठीक है। बंद हो गया कुछ भी नहीं, 0 हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये बंद कर दिया। अब एक्शन परफॉर्म के अंदर सारे एक्शन मेरे जो सेट हो ई गए। वाला तुमने बनाया था, अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में सबसे लास्ट में आता है, और उसके अंदर जितने भी मेथड होते हैं उन सबको कॉल कराते हैं और प्रोग्राम को एंड करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा स्ट्रिंग args पूरा लिखा हमने। उसके बाद मैंने न्यू कैलकुलेटर पूरे को कॉल करा। न्यू कैलकुलेटर कौन सा था, ऊपर जाके देखते हैं। कैलकुलेटर, न्यू कैलकुलेटर,
तो हम न्यू कैलकुलेटर को कॉल करा रहे हैं, मतलब इस चीज़ को कॉल करा रहे हैं हम, क्योंकि इसी क्लास के अंदर हमारा सारा प्रोग्राम चल रहा है। उसके अंदर ये वाला कोडिंग चली, फिर इस कैलकुलेटर के अंदर ये कोडिंग चली, फिर इसके अंदर ये कोडिंग चली, और फिर लास्ट में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद मैंने न्यू कैलकुलेटर को कॉल कराया, प्रोग्राम को क्लोज किया, ख़त्म। इसी तरह ओम्स लॉ का प्रोग्राम है AWT के अंदर। यहाँ पे इसका टाइटल है, जैसे मैंने कहा था सर उसमें सवाल में देंगे, सर ने इसकी विड्थ दे दी 400 और हाइट दे दी 300, इसी हिसाब से मैं सारी कैलकुलेशन करके इसकी बाउंड्रीज बनाऊंगा। कोडिंग के अंदर इंपोर्ट कराया पहले AWT, फिर इंपोर्ट कराया इवेंट को। इसी तरह मैंने क्लास बनाई ओम्स लॉ की, जैसे पहले कैलकुलेटर की बनाई थी। इम्प्लीमेंट्स कर दिया मैंने एक्शन लिसनर, बता चुका हूँ क्या होता है। फ्रेम बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, लेबल जितने थे उतने लेबल बनाया और लेबल के अंदर उनके नाम लिख दिए। लेबल के ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अब टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट सारे बनेंगे हमारी क्लास इम्प्लीमेंट्स के अंदर, जिसमें हम एक्शन लिसनर लिख रहे हैं। टेक्स्ट फील्ड 3 थी, टेक्स्ट फील्ड 3 बना दी, कुछ नहीं लिखा उसके अंदर। बटन 2 थे, बटन 2 बनाए। बटन 2 के अंदर क्या था, कैलकुलेटर और एग्जिट दोनों लिख दिया। और हमारी ये यहाँ पर इसके बाद हमारा एक मेथड बनेगा ओम्स लॉ का, जिसके अंदर हम सारी बाउंड्रीज सेट करेंगे। उसके बाद हमारा एक और मेथड बनेगा एक्शन का, फिर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लाएंगे। यहाँ तक समझा गया। अब मैंने मेथड बनाया ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ के नाम जिस मेथड से मैं क्लास बना रहा हूँ ना, उसी मेथड को मैं जिस नाम से क्लास बना रहा हूँ उसी नाम से मैंने मेथड बनाया। उसके बाद मैंने बाउंड्री सेट करना शुरू करी कि किस जगह पे मुझे इसको लोकेशन रखनी है। लेवल 1 का मैंने लोकेशन रखी, 50 का गैप दिया। 50 का गैप देने के बाद मैं चेक करूँ इसकी 300 विड्थ है, वो 400 विड्थ है, हाइट है 300। तो विड्थ मैं एक्स एक्सिस पे देख रहा हूँ, हाइट 300 पे देख रहा हूँ। मैंने देखा कि कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी कि अगर मैं 100 200 300 नहीं 50 लेना। चलो एक्स एक्सिस को देखते हैं। मैंने 50 का गैप दिया, 50 के बाद ऊपर से मैंने 100 का गैप दिया। 100 का गैप देने के बाद 100 मैंने इसको रखा और 20 मैंने इसकी हाइट रख दी, जैसे मैंने पहले उसको रखा था। अब विड्थ मैंने इसकी 100 रखी और इसका मैंने हाइट 100 रखी। विड्थ और एक्स एक्सिस को मिला के मेरे पास कितना बन जाती है, इसकी चौड़ाई 150। मेरे पास बकाया कितने बचे, 250 बचा। 250 के अंदर मेरी टेक्स्ट फील्ड आएगी, ठीक है। इसी तरह मैंने लेवल 2 के लिए रखा। लेवल 2 के अंदर मैंने 100 से हाइट को थोड़ा नीचे करा, जिसको कर दिया 140, 140 कर दिया। और इसी तरह मैंने लेवल 3 को 180 कर दिया, इसको देखते हुए कि मेरे पास अभी नीचे 2 बटन और आने, जिसकी जगह मैं छोड़ूंगा। यानी 180 तक मेरी लिमिट कंप्लीट हो गई। मैं लास्ट में इसको 230 तक लेके जा सकता हूँ, क्योंकि नीचे और गैप बचेगा। इस तरह टाइम 2 देखो, टाइम 2 बोल रहा हूँ। टेक्स्ट फील्ड 1 देखो, उसके अंदर मैंने सेट बाउंड्री रखी। मैंने टेक्स्ट फील्ड, अब टेक्स्ट फील्ड क्या, यहाँ पे मैंने रखा था 150, यहाँ पे इसकी 150 बन रही थी, 50 का गैप छोड़ा, 50 का गैप छोड़ा, थोड़ा सा गैप देके मैंने टेक्स्ट फील्ड रख दी। टेक्स्ट फील्ड का मैंने रख दिया 200। इस तरह कैलकुलेशन करा 200, और आगे मेरे पास क्या आना था, बल्कि टेक्स्ट फील्ड 200 रखा और आगे गैप दिया थोड़ा सा, जो गैप होना चाहिए फ्रेम के अंदर, लाजमी ज़रूरी है। उसी के बाद मैंने ये सारी चीज़ें इसी तरह लिखी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिस तरह मैंने उसके अंदर करा था लेवल के अंदर। अब बाउंड्री सेट कर रहा हूँ B1, सही है। सारी चीज़ समझ आ गई। फ्रेम करा, फ्रेम के अंदर सारी चीज़ें ऐड करा दी जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स थे। उसके बाद B1 एक्शन लिसनर 2, जो भी हमें क्लिक कराने पे जिस पे एक्शन कराना है वो लिखा। वही सारी चीज़ें याद कर लेना है। हेडिंग डाली, पिछली बार सेट टाइटल लिखा था, इस बार साथ लिख दी। हाँ, सेट टाइटल करा। सेट टाइटल लिखने के बाद मैंने टाइटल लिखा, लेआउट को नल करा, विजिबल ट्रू करा, और जो भी हमने साइज़ दिया था हमने संडे में वो साइज़ लिख दिया। इसी के अंदर एक्शन परफॉर्म के अंदर दोनों हमने इंटीजर लिए, जैसे पिछले इसमें लिए थे वैसे इसमें लिए इंटीजर सारे। उसके बाद हमने गेट सोर्स करा। गेट सोर्स के अंदर हमने कंडीशन लगाई, इफ़ ई जो ऑब्जेक्ट था गेट सोर्स इज इक्वल्स टू B1। अगर वो B1 पे क्लिक करता है तो टेक्स्ट आंसर के अंदर क्या लिखना, N1 मल्टीप्लाई बाय N2, क्योंकि ओम्स लॉ है। और इफ़ गेट सोर्स के अंदर वो सेकंड पे क्लिक करता है तो वो एग्जिट कर देना, क्योंकि और कोई आंसर है नहीं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में हमने न्यू ओम्स लॉ को कॉल करा के बंद कर दिया।